नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी मतलब एक व्यापार करने वाली कंपनी एक पूरे देश पर राज कर बैठी? चलिए अगले कुछ मिनट में इसी कहानी को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बस 100 सालों में भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और मजे की बात यह है कि इसका पूरा राज उनके अधिकारियों के बदलते टाइटल्स में छिपा है। जी हाँ, ये सिर्फ नाम बदलने का खेल नहीं था, ये तो सत्ता के विस्तार की कहानी थी। तो सवाल वही है, एक ट्रेडिंग कंपनी रूलर कैसे बन गई? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? उस पावर लैडर में, उस सत्ता की सीढ़ी में जो उन्होंने धीरे धीरे बड़ी चालाकी से बनाई। और ये पूरी कहानी घूमती है 3 बड़े टाइटल्स के इर्द गिर्द। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल और आखिर में भारत का गवर्नर जनरल। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो ये देखिए, ये है वो पावर लैडर जिसकी हम बात कर रहे थे। 1757 में शुरुआत हुई गवर्नर के पद से, जिसका असर सिर्फ बंगाल तक ही था, एक क्षेत्रीय प्रभाव बस। फिर 1773 में आया गवर्नर जनरल बंगाल का टाइटल, जिसने पावर को सेंट्रलाइज करना यानी एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और फिर 1833 तक आते आते ये बन गए गवर्नर जनरल भारत, मतलब अब पूरे ब्रिटिश इंडिया पर इनका एक छत्र राज था। तो कहानी की शुरुआत होती है बंगाल से। साल था 1757, प्लासी की लड़ाई के ठीक बाद। इस लड़ाई के बाद ना कंपनी का दबदबा एकदम से बढ़ गया और उनके सबसे बड़े अफसर को एक नया टाइटल मिला, बंगाल का गवर्नर। बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। और इस दौर का सबसे बड़ा नाम रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की लड़ाई तो जीती ही, साथ में एक बड़ी ही शातिर पॉलिसी भी लागू कर दी, जिसे कहते हैं द्वैध शासन। इनके बाद आए वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के आखिरी गवर्नर थे और जैसा कि हम आगे देखेंगे, पहले गवर्नर जनरल भी यही बने। तो सवाल उठता है कि ये द्वैध शासन, ये ड्यूअल सिस्टम आखिर था क्या? अरे कमाल का सिस्टम था ये। मतलब सोचिए, टैक्स वसूलने की सारी पावर यानी पैसा इकट्ठा करने का काम वो तो कंपनी के पास था, लेकिन प्रशासन चलाने की, लॉ एंड ऑर्डर संभालने की सारी जिम्मेदारी वो नवाब की थी। सीधा सा हिसाब था, पैसा कंपनी का और सिरदर्द नवाब का। अब देखिए, कंपनी का साम्राज्य तो फैल रहा था, बॉम्बे, मद्रास। तो अब उन्हें जरूरत थी एक सेंट्रलाइज्ड पावर की, एक ऐसी ताकत की जो सबको कंट्रोल कर सके। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा फेज। एक नया और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर पद बनाया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये जो बदलाव था ना, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को सीधे सीधे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों का, समझिए कि, बॉस बना दिया। पावर का असली सेंट्रलाइजेशन, असली ताकत यहीं से आनी शुरू हुई। तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स। उनके बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त लाकर जमीनी सिस्टम ही बदल दिया और भारत में सिविल सेवा की नींव भी रखी। और फिर आए लॉर्ड वेलेस्ली। अरे उनकी सहायक संधि वाली पॉलिसी ने तो कंपनी के पावर को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। ये स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट था क्या? आसान भाषा में, इसने जमींदारों को जमीन का परमानेंट मालिक बना दिया और बदले में कंपनी के लिए एक फिक्स्ड रेवेन्यू, एक तय टैक्स, हमेशा के लिए। इस एक फैसले ने भारत के गांवों की पूरी आर्थिक और सामाजिक बनावट को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वेलेस्ली की सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस, अरे ये तो और भी शातिर चाल थी। इसके तहत भारतीय राजाओं को कहा गया कि हम आपको सुरक्षा देंगे, बस हमारी सेना को अपने राज्य में रखिए और उसका खर्चा उठाइए। नतीजा, राजा अपनी ही हिफाजत के लिए अंग्रेजों को पैसे देते थे और बदले में अपनी आज़ादी और फॉरेन पॉलिसी सब गवा बैठते थे। क्या तरीका था, बिना तलवार उठाए ही राज्य पर कब्जा। और अब आता है कंपनी राज का फाइनल चैप्टर, सबसे ताकतवर दौर। अब टाइटल फिर बदला गया और इस बार यह हो गया भारत का गवर्नर जनरल। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब उनका अधिकार पूरे भारत पर हैं। ये हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए। ये सेंट्रलाइजेशन का पीक था, समझिए। अब सिर्फ एक आदमी यानी भारत का गवर्नर जनरल पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बना सकता था। कंपनी अब अपनी ताकत के शिखर पर थी। इस कुर्सी पर बैठने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्हें सती प्रथा के अंत जैसे सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है।
फिर आए बहुत ही अग्रेसिव लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने राज्यों को हड़पने के लिए अपनी एक अलग ही पॉलिसी बना रखी थी। और आखिर में आए लॉर्ड कैनिंग, जिनके दौर में कंपनी राज का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। डलहौजी की वो पॉलिसी थी व्यापगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बहुत ही कंट्रोवर्शियल। नियम सीधा और सरल था। अगर किसी राजा की मौत बिना किसी बेटे या पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती है तो उसका राज्य सीधा कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। बस इसी एक पॉलिसी ने पूरे देश के रजवाड़ों में आग लगा दी थी। तो डलहौजी की जो लेगेसी है ना, वो बड़ी मिलीजुली है। एक तरफ देखिए तो भारत में पहली ट्रेन, डाक सेवा, टेलीग्राफ लाइन, ये सब उन्हीं की देन है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी इसी अग्रेसिव पॉलिसी ने उस विद्रोह की चिंगारी को हवा दी जो बहुत जल्द एक बड़ी आग बनने वाली थी। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के सामने एक ऐसा तूफान आने वाला था जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल 1857, भारतीय इतिहास का वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जड़ से हिलाकर रख दिया। और नतीजा ये हुआ कि भारत का शासन सीधे कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज को दे दिया गया। एक पूरे युग का अंत हो गया। तो ये थी कहानी गवर्नर जनरल्स की, जो असल में सिर्फ टाइटल्स की नहीं बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय की कहानी है। एक ट्रेडिंग कंपनी से एक साम्राज्य तक का सफर। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, कंपनी राज के इस अंत ने भारत के भविष्य को आखिर किस तरह से आकार दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हमारे इतिहास और हमारे आज दोनों को प्रभावित करता है। भारत पर ब्रिटिश राज के 90 साल, ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उन मुट्ठी भर लोगों की जिनके हाथ में पूरे उपमहाद्वीप की कमान थी। तो आज हम इन्हीं वाइसरॉय के जरिए उस दौर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये लोग थे कौन? क्या वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर थे, या उनके फैसलों ने भारत की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम वाइसरॉय पद के उदय से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ब्रिटिश राज कैसे बना। इसके बाद बदलाव और विरोध की लहरों को समझेंगे, फिर विभाजन और आज़ादी की उल्टी गिनती तक पहुंचेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इन वाइसरॉय की विरासत आज भी हमारे साथ कैसे है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं वाइसरॉय पद के उदय से, शासन के एक नए दौर की शुरुआत। आखिर ये इतना पावरफुल पद बना कैसे और क्यों? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। तो वाइसरॉय का मतलब क्या था? देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ ना, उसके ठीक बाद 1858 में ये पद बनाया गया। अब वाइसरॉय सिर्फ कोई अधिकारी नहीं था, बल्कि वो सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी सम्राट का प्रतिनिधि था। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में उसका कहा हर एक शब्द कानून था। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, ब्रिटिश राज की स्थापना यानी कंसोलिडेशन और कंट्रोल का दौर। शुरुआती वाइसरॉय का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, भारत पर ब्रिटिश पकड़ को मजबूत करना, फिर चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों से हो या फिर कड़े कानूनों से। और यहाँ राज की नींव रखने वाले दो बड़े नाम सामने आते हैं। एक तरफ थे लॉर्ड कैनिंग, जिन्होंने एक प्रशासनिक ढांचा बनाया, और दूसरी तरफ थे लॉर्ड लिटन, जिन्होंने कंट्रोल बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। लॉर्ड कैनिंग का एक कदम तो ऐसा था जिसकी झलक आज भी भारत के गवर्नेंस सिस्टम में दिखती है। उन्होंने शुरू की पोर्टफोलियो प्रणाली, मतलब हर सरकारी डिपार्टमेंट के लिए एक इंचार्ज मेंबर। कह सकते हैं कि ये आज के कैबिनेट सिस्टम का एक बहुत ही शुरुआती रूप था। लेकिन फिर आया लॉर्ड लिटन का दौर और राज का दमनकारी चेहरा सामने आ गया। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, इसका सीधा मकसद था भारतीय भाषाओं के अखबारों की आवाज को दबाना ताकि सरकार की कोई आलोचना न कर सके। फिर आया आर्म्स एक्ट, जिसने भारतीयों के लिए हथियार रखना ही लगभग नामुमकिन कर दिया। जाहिर है इन नीतियों ने लोगों में जबरदस्त गुस्सा भर दिया। और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो ब्रिटिश शासन के अंदर से ही सुधार की कुछ आवाजें उठ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं थे, नई आवाजें उठने लगी थीं। ये कंट्रास्ट देखिए कितना साफ है। लॉर्ड लिटन के दमनकारी कानूनों के ठीक बाद आते हैं लॉर्ड रिपन, और वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन जैसे सुधार लाते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है
कि राज की कोई एक फिक्स्ड सोच नहीं थी। ये वाइसरॉय की अपनी सोच और विचारधारा के साथ बदलती रहती थी। अब सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चलता है? तो जवाब है उस दौर के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। इन सभी वाइसरॉयज और उनके कामों का पूरा ब्यौरा इन दस्तावेजों में दर्ज है, और यही रिकॉर्ड्स हमें इतिहास की इन परतों को खोलने में मदद करते हैं। और फिर आया साल 1885, एक ऐसा साल जो सब कुछ बदलने वाला था। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ये सिर्फ एक संगठन नहीं था, नहीं, ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक संगठित शुरुआत थी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अब हम राज के सबसे उथल-पुथल वाले दौर में दाखिल हो रहे हैं। विभाजन, असंतोष और त्रासदी। ये वो समय था जब कुछ फैसलों ने सिर्फ जमीनें नहीं बल्कि दिल भी बांट दिए और गुस्से की आग को और भड़का दिया। इस दौर के 3 बड़े नाम थे: लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो टू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन तीनों के फैसलों ने भारत में बंटवारे के ऐसे बीज बो दिए जिनके नतीजे बहुत, बहुत दूर तक महसूस किए गए। बात करते हैं 1905 की। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। कहा गया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन इसके असर ने पूरे देश में विरोध की आग लगा दी, और इसी घटना ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई, एक संगठित ताकत दी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वक्त में तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। पहले रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून आया जिसमें बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने की इजाजत थी। और फिर जलियांवाला बाग का नरसंहार। इस एक घटना ने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच भरोसे की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और अब कहानी अपने आखिरी दौर में पहुंचती है। स्वतंत्रता की अंतिम उल्टी गिनती। ब्रिटिश साम्राज्य के दिन अब गिने चुने रह गए थे और स्टेज तैयार हो रहा था पावर ट्रांसफर के लिए। जरा देखिए कि आज़ादी की तरफ रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ी। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर II का दबाव बढ़ा, 1944 में वेविल प्लान आया, और फिर 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन आए। हर एक घटना भारत को आज़ादी के एक कदम और करीब ला रही थी। और फिर आए लॉर्ड माउंटबैटन, भारत के आखिरी वाइसरॉय। उनका एक ही काम था, ब्रिटिश राज का अंत करना। लेकिन ये अंत एक बड़ी कीमत पर आया, उपमहाद्वीप के विभाजन के रूप में। एक ऐसी कीमत जो आज तक चुकाई जा रही है। तो सवाल ये है कि 90 साल के राज के बाद जब अंग्रेज गए तो वो अपने पीछे छोड़ क्या गए? चलिए उनकी इस विरासत पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, वाइसरॉय की विरासत एक दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो हमें उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम मिले जो आज भी हमारे देश की बुनियाद का हिस्सा हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बांटो और राज करो की पॉलिसी ने समाज में बंटवारे के ऐसे गहरे जख्म दिए जो शायद आज तक पूरी तरह नहीं भर पाए हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या आज भी हम उन वाइसरॉय के फैसलों की दुनिया में ही जी रहे हैं? उनके बनाए हुए सिस्टम से लेकर उनके बोए हुए बंटवारे के बीज, ये सब आज हमारे समाज और हमारी राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।